बच्चों हम लोग मोशन एंड फोर्स करते हैं और इसको हिंदी में भी जान लें। मोशन का मतलब होता है गति और फोर्स का मतलब होता है बल, गति एवं बल। ठीक है, तो कई तरीके के बल होते हैं। बल अगर लगाया जाए तभी गति होती है ना, और बल गति को रोक भी सकता है, बल गति को प्रारंभ भी कर सकता है। ये सब चीजें हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो कई तरह के बल हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। तो कुछ बल सामने है आपके, मैंने लिख दिया है पेशीय बल, गुरुत्वीय बल और आगे आता है चुंबकीय बल और विद्युतीय बल। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर बल है क्या, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ। तो आपके अंदर कौन सा बल है? पेशीय बल। और पेशीय बल की ही मदद से आप अपने हाथ और पैर से कार्य कर पाते हैं, है ना। हाथ और पैर की मांसपेशियां ये इस्तेमाल होती है पेशीय बल को लगाने में। पेशीय बल को अंग्रेजी में कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। पेशियों को बोला जाता है मसल्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब ये हमारी ही मांसपेशियां नहीं होती हैं भाई, जानवरों की भी मांसपेशियां होती हैं, वो लोग भी बल लगाते हैं। तो इसीलिए खेती बाड़ी जब करते हैं तो हम लोग दो बैलों का जोड़ा लगा लेते हैं और उनसे खेती करवाते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ से खुद अगर करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा हम लोग थक जाएंगे। तो इसलिए पेशीय बल कौन लगाते हैं? बैल। या बैलगाड़ी, अगर मान लीजिए अगर हल चला रहे हैं तब भी बैल लगाते हैं, बैलगाड़ी अगर है तो भी बैल पेशीय बल लगाते हैं। और उसके बाद मान लीजिए हम लोग हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू निचोड़ने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग खुद लगा लेते हैं, है ना, हथौड़ा। ठीक है, और उसी तरह नींबू निचोड़ना, सब जगह हमें पेशीय बल लगाना पड़ता है। और अगर सोच सकते हैं कुएं से पानी निकालना, है ना, ये सब पेशीय बल के कारण है। कुएं से पानी निकालने में क्या होता है बच्चों कि आप, ये बहुत अच्छा इसमें सवाल भी आता है कि गरारी का इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने में क्यों किया जाता है। हम लोग भाई अपना ऐसे बाल्टी डाल दे वैसे खींच ले, क्या दिक्कत है, एक नया मशीन लगाने की क्या जरूरत है? तो उसका कारण ये है कि जब आप कुएं से पानी निकालते हैं, अगर आप सीधे निकालते हैं तो आपका जो भी पेशीय बल होगा वो आपके हाथों में ही जाएगा या पैरों में ही जाएगा। तो आप ज्यादातर चीजें जो है हाथ में ही जाएंगी, तो हाथ आपके पैरों से ज्यादा कमजोर होते हैं, तो वो थक जाएंगे ऐसे खींचने में। लेकिन जब आप गरारी यहाँ पे लगी हुई है और इससे खींच रहे हैं तो आप बाल्टी खींचने में लटक सकते हैं उसमें। तो लटक सकते हैं यानी कि आपका पूरा वजन काम करेगा फिर बाल्टी उठाने में। तो भाई बाल्टी कितनी भी भारी हो, कितनी भी बड़ी हो, 20 किलो की होगी, और आप कितने भी हल्के हो भाई 30 किलो के होंगे। अगर एडल्ट हैं, बहुत ही बिल्कुल हड्डी है, आप बहुत पतले हैं, तो 30 किलो वजन तो आपका होगा ही होगा। तो 30 किलो लटका हुआ इधर और 20 किलो लटका हुआ इधर, तो इसलिए कोई भी आदमी बाल्टी कुएं से निकाल सकता है, कोई भी स्त्री कुएं से बाल्टी निकाल सकती है पानी भरी। तो ये फायदा होता है गरारी। तो अब इसको हम लोग अपने फिजिक्स की भाषा में क्या समझेंगे कि गरारी का काम क्या होता है? बल की दिशा परिवर्तित करना। याद रखिएगा, जो गरारी यानी कि पुली जिसको बोलते हैं, घिरनी बोलते हैं, उसका क्या काम है? बल की दिशा को परिवर्तित करना। ठीक है, तो यहां मैं छोटा सा चित्र बना देता हूं। ये अपनी बाल्टी है, बाल्टी ये बिटिया खींच रही है यहां से दो चोटियों। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? ये लग सकती है इसमें, जिससे कि बाल्टी ऊपर खिंच जाएगी। तो ऐसा करने में क्या होता है? बल की दिशा, ये बल नीचे जा रहा है, ये जो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बल नीचे लगा रहे हैं और काम ऊपर की तरफ हो रहा है। तो बल की दिशा को परिवर्तित करना ये काम होता है पुली का। पुली यानी कि घिरनी। ठीक है, अच्छा, बाकी हथौड़ा आप जानते हैं कैसे काम करता है, नींबू निचोड़ना आप जानते हैं कैसे काम करना है। सब जगह पेशीय बल
लगता है, मस्कुलर फोर्स लगती है। फिर आ जाता है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल तो आप जरूर महसूस करते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा गुरुत्वीय बल हर समय लगाती रहती। जैसे कि अब देखिए इसको नीचे गिराएंगे तो नीचे गिर रहा है ये, तो कैसे नीचे गिर रहा है? ये गिर रहा है गुरुत्वीय बल के कारण। और सिर्फ पृथ्वी ही गुरुत्वीय बल नहीं लगाती है, सभी बड़े बड़े आकाशीय पिंड गुरुत्वीय बल लगाते हैं। कि आपका चंद्रमा भी गुरुत्वीय बल लगाता है, सूर्य भी लगाता है, बृहस्पति ग्रह भी लगाता है, सारे ग्रह लगाते हैं, बड़े बड़े तारे जो हैं वो भी बल लगाते हैं। फिर एक आ गए इंसान न्यूटन। न्यूटन ने ये कहा कि जितने भी छोटे पिंड हों और जितने भी बड़े पिंड हों कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुरुत्वीय बल सब लगाते हैं। तो न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया था? फोर्स, यहाँ पे अंग्रेजी में बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे भी बोलते हैं। तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था F बराबर GMM बटे R²। जहां पे एक बड़ा पिंड है और एक छोटा पिंड है, दोनों के बीच, दोनों के केंद्रों के बीच में, याद रखिएगा भाई कि R जो है दोनों के केंद्रों के बीच में दूरी है। इस बड़े पिंड का द्रव्यमान m है और इस छोटे पिंड का द्रव्यमान m है, छोटा m है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा यानी कि बल होगा वो हो जाएगा F। ये F दोनों तरफ बराबर होगा, ये भी F से इधर आएगा और ये भी F से इधर आएगा। बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में गुरुत्वीय बल उतना ही लगेगा। और याद रखिएगा कि गुरुत्वीय बल कैसा होता है? आकर्षण दिखाता है, ठीक है ना? गुरुत्वीय बल आकर्षण दिखाता है, ठीक है? कभी भी गुरुत्वीय बल में प्रतिकर्षण नहीं होता, ठीक है? और कोई भी आकाशीय पिंड जो होगा वो गुरुत्वीय बल से आकर्षित होगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो गुरुत्वीय बल हमें कहां देखने को मिलता है? किसके द्वारा देखने को मिलता है? पृथ्वी द्वारा देखने को मिलता है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल। अब इसी गुरुत्वीय बल की वजह से पृथ्वी पर कोई व्यक्ति एक जगह पर खड़ा रह सकता है, मतलब हमेशा उसके पैर नीचे और सर ऊपर इस तरह होगा। वो कहीं से भी फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, वो पृथ्वी पर ही पहुंचेगा। तो ये इसके कारण होता है, गुरुत्वीय बल का। लेकिन याद रखिएगा, कोई ये पूछे कि क्या किसी कीड़े के अंदर गुरुत्वीय बल है, तो आपको आंसर देना है हाँ, ठीक है? क्योंकि न्यूटन कह के गए हैं कि पिंड कितना भी छोटा हो वो गुरुत्वीय बल देता है, लेकिन इतना कम गुरुत्वीय बल देता है कि हमें मालूम नहीं चलता है। फिर उसमें घर्षण वगैरह की बातें आ जाती, वो हम लोग जब ग्रेविटेशनल बल का चैप्टर ही करेंगे तब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि कितना भी छोटा पिंड हो और कितना भी बड़ा पिंड हो, सब में गुरुत्वीय बल होता है, सब अपनी तरफ से गुरुत्वीय बल देते हैं। यहाँ पे G जो है, G का वैल्यू आपको क्या याद है? नहीं, ये बड़ा वाला G है भाई, ये 9.8 नहीं है, ये है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों? और जो वो वाला G आप लोग बता रहे हैं वो छोटा वाला होता है, वो G बराबर 9.8 होता है, ठीक है? खैर, अब आ जाते हैं हम लोग चुंबकीय बल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई चुंबक द्वारा उत्पन्न बल चुंबकीय बल होगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलिए, चुंबक को अंग्रेजी में कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसी चुंबकीय बल की वजह से जो लोहे की कीले हैं वो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाती है, ठीक है? और चुंबकीय बल कहां से आता है? चुंबक से आता है। अब यहां पे देखिए, हमने क्या बोला? गुरुत्वीय बल में हमेशा आकर्षण होता है, यानी कि हमेशा अट्रैक्शन होता है। लेकिन चुंबकीय बल में क्या होगा कि आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा।
दोनों तरीके की चीजें यहाँ पे काम आती हैं। अब आकर्षण को अंग्रेजी में अट्रैक्शन बोलते हैं, प्रतिकर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन, ये हो गया अट्रैक्शन। ठीक है, अब अट्रैक्शन कब होगा? जब हम लोग चुंबक जो है ऐसा लेंगे, भाई एक चुंबक यहाँ पे लिया और एक चुंबक यहाँ पे लिया और उनके विपरीत ध्रुव है। कैसे कैसे? यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे नॉर्थ आ जाए, यहाँ पे साउथ हो जाए, तो यानी ये दोनों साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये ऐसे जाके चिपक जाए। तो अगर विपरीत ध्रुव है तो आकर्षण होगा। ये आप जानते भी होंगे, चुंबक में किया होगा, आपने खेला होगा। और उसके बाद अब मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साउथ अभी भी है और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए अच्छा उल्टा करते हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे साउथ आ जाए, यहाँ पे साउथ आ जाए, यहाँ पे नॉर्थ आ जाए। अब देखिए स्थिति बदल गई है पहले, है ना? पहले यहाँ पे मैंने SN लिखा था, अब यहाँ पे NS लिखा है। दोनों ही स्थिति में क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन प्रतिकर्षण में क्या हो जाएगा? दो नए चित्र बनेंगे। चलिए इस बार दोनों बना देता हूं। प्रतिकर्षण में एक ही जैसे ध्रुव अगल बगल आ जाने चाहिए, या तो नॉर्थ नॉर्थ अगल में बगल आ जाए, या तो साउथ साउथ अगल में आ जाए। ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, दोनों ही स्थिति में। अब यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को आपस में अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पे इसको ये लोग चिपकना चाहें, लेकिन ये लोग दूर जाना चाहें। तो ये क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। तो चुंबकत्व तो जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो ये सब चीजें और ज्यादा डिटेल में बताई जाएंगी। अभी हम लोग ये जान ले कि चुंबकीय बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही दिखाता है। लेकिन हाँ, लोहे का कील अगर ले लेंगे तो वो चाहे साउथ में चिपकाई जाए चाहे नॉर्थ पे चिपकाई जाए, दोनों ही जगह चिपकेगी। लोहे की कील जो है वो स्वयं चुंबक नहीं होती, इसलिए वो हमेशा आकर्षण ही दिखाती है। लेकिन दो अलग अलग चुंबक आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही दिखा सकते हैं। ध्रुवों की स्थिति पे ये निर्भर करेगा। अब आ जाते हैं विद्युतीय बल। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लें और कंघी को अपने सर पे रगड़े, तो वो छोटे छोटे टुकड़े कागज में चिपक जाते हैं। ये सभी लोगों ने बचपन में किया होगा, ये एनसीईआरटी किताब में लिखा भी हुआ है। तो वो किसकी वजह से होता है? विद्युत बल की वजह से होता है। आजकल प्लास्टिक की कुर्सी का जमाना है, कई बार ऐसा होता है कि आप कुर्सी में बैठे बैठे थोड़ा रगड़ लीजिए अपने आप को, तो भी टी शर्ट उतारने फिर चटर चटर आवाज आती है। वो भी किसकी वजह से आती है? विद्युतीय बल की वजह से आती है। जैसे यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण साउथ और नॉर्थ की वजह से हो रहा है, ऐसे यहाँ पर प्लस और माइनस और माइनस और प्लस, प्लस और प्लस और माइनस में होता है। इन दोनों में क्या होगा? विपरीत ध्रुव है तो यहाँ पे फिर से आकर्षण होगा, और इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और इसी विद्युतीय बल की वजह से हम लोग क्या करते हैं? बिजली वगैरह के जो तार होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह से, याद रखिएगा, बिजली के तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की वजह से बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती है। विद्युत ऊर्जा कैसे स्थानांतरित की जाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मदद से। ठीक है, तो वो भी विद्युतीय बल में आ जाता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसी विद्युत बल में। आपने जरूर देखा होगा कि भाई हम लोग जो नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो अब NaCl में क्या होता है? Na+ और Cl-। तो असली बात क्या होती है? Na+ धनात्मक है और Cl जो है ऋणात्मक है, इसलिए ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आपस में आकर्षण करते हैं, और इस आकर्षण की वजह से Na और Cl हमेशा अपने आप में चिपके रहते हैं, और इसीलिए NaCl यानी कि साधारण नमक बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, यानी कि स्थायी अपने आप में कंपाउंड है जो हमेशा बना रहता है। और तभी आप देखते हैं कि समुद्र में करोड़ों किलो
नमक घुला हुआ है जिसको हम लोग निकालते हैं और अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। नमक में क्या मिला होना चाहिए जिससे घेंगा नहीं होगा? आयोडीन मिला होगा, है ना। नमक में सरकार अपनी तरफ से आयोडीन मिलवाती है जिससे कि लोगों को घेंघे की बीमारी ना हो। घेंघा अंग्रेजी में क्या कहलाता है? गोइटर। ये सारी बातें मैं आपको बता दूं। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों नाभिकीय बल में। ठीक है, पांचवा है क्या अपना? नाभिकीय बल। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग नाभिक की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब कैसा होता है नाभिकीय बल? आप पहली बात तो एक बहुत ही छोटा अपने आप में गोला होता है, उसको बोलते हैं एटम। एटम यानी कि परमाणु। और परमाणु स्वयं बहुत छोटा गोला होता है, उसके अंदर एक और छोटा गोला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक। तो मैं आप ये इतना बड़ा जरूर बनाया गया है लेकिन परमाणु बहुत छोटा होता है और उसी तरह न्यूक्लियस और छोटा होता है। अब छोटा कितना होता है आप इस बात से समझ सकते हैं। दो चीजें जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, एक होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या, या परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं, सही बात है। तो परमाणु त्रिज्या कितनी होती है बता सकते हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये होती है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, यानी कि आप 1 मीटर के कितने टुकड़े करिए? 1 के बाद 10 जीरो लगा दीजिए। तो 10 जीरो लगाने का मतलब देखिए, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, अरब में 9 जीरो होते हैं, 10 अरब यानी कि 1 मीटर लगभग इतना होता है। 1 मीटर के आप 10 अरब टुकड़े करिए। बहुत बड़ी गिनती होती है बच्चों, 10 अरब। आपसे बोला जाए कि आप ऐसा करिए 1 से लेके 1 करोड़ तक गिनती गिनिए, तो 1 से लेके 1 करोड़ तक गिनती गिनने में आपको 1 साल लग जाएगा। तो 1 अरब तक गिनती गिनने में आपको 100 साल लगेंगे। तो गिनती गिनना पड़ेगा पूरे इस जीवन, है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 अरब या 10 अरब कितना बड़ा होगा। तो 1 मीटर के जब आप 10 अरब टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़ा बहुत छोटा होगा। वो बहुत छोटा टुकड़ा होता है क्या? परमाणु त्रिज्या के बराबर। इसको मैं बोल रहा हूं परमाणु त्रिज्या। ये है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर यहां पे लिख दे रहा हूं। अभी बात तो बड़े वाले आर, बड़ा वाला आर ही इतना छोटा है। अब आ जाते हैं हम लोग छोटे वाले आर पे। छोटा वाला आर क्या है? इतना। तो छोटे वाले आर को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय त्रिज्या, यानी कि न्यूक्लियर रेडियस। ये भी एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ठीक है, नाभिकीय त्रिज्या। तो ये इससे भी छोटा होता होगा, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, कितना आसान है यार। यहाँ पे भी 10 लगा हुआ है और यहाँ पे 15 लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नाभिकीय त्रिज्या 10 to the power -10, नाभिकीय त्रिज्या 10 to the power -15 मीटर होती है और परमाणु त्रिज्या 10 to the power -10 मीटर। अब इसका एक और नाम, इसको आप बोल सकते हैं, ये कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये आप जानते होंगे शायद। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी कोई पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास क्या होता है? परमाणु त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या और सूर्य की त्रिज्या, ऐसे करके ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। इसी तरह इसका भी एक स्पेशल नाम है 1 फर्मी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छी चीज है। अब जो कठिन वाले एग्जाम हैं उनमें ये सब आने की संभावना है भाई। अब लॉकडाउन के बाद जो सरकारी नौकरी के एग्जाम होंगे वो पहले से भी ज्यादा कठिन होंगे। तो हम लोग को अच्छी तैयारी रखनी चाहिए बच्चों।
ठीक है, ये मत सोचिए कि ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। और ये वाला तो आ ही चुका है, तो आगे भी ये वाला ऐसे रूप में आ चुका है, तो अब ऐसे की भी तैयारी, ऐसे की भी तैयारी और ऐसे की भी तैयारी सब हमको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे थे बल, कहां त्रिज्या वृज्या के चक्कर में पड़ गए। नाभिकीय बल किसके बीच में होता है? नाभिक के कणों के बीच में होता है। अब नाभिक के कण कौन कौन होते हैं? सिर्फ दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें जो पढ़ने हैं, ऐसे तो बहुत चीजें होती हैं, वो सब ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना। प्रोटॉन को हम लोग क्या कह रहे हैं? P, और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कह रहे हैं? S। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां होता है और बहुत छोटा होता है। और प्रोटॉन हमारा मोटा होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है। और न्यूट्रॉन भी हमारा अच्छा खासा बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? जरा सा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे स्थित होते हैं? इस तरह स्थित होते हैं, नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बल्कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनको बोला जाता है पीपी अट्रैक्शन, पीएन अट्रैक्शन एंड एनएन अट्रैक्शन। यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में आकर्षण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बात बोला? प्रोटॉन और प्रोटॉन भी आपस में आकर्षण कर रहे हैं, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों क्या है? धनात्मक है। धनात्मक होने के बाद भी आकर्षण कर रहे हैं। ये संभव सिर्फ नाभिक के अंदर ही होता है और कहीं नहीं होता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्लस प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण होना चाहिए, प्रतिकर्षण होता है बच्चों, लेकिन नाभिकीय बल इतना ज्यादा होता है कि वो प्रतिकर्षण का कोई मायना नहीं रह जाता, आकर्षण ही जीत जाता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या कभी दो धनात्मक कणों के बीच में आकर्षण हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकता है। कहां पे होता है? नाभिकीय बल। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस प्लस के बीच में आकर्षण हो रहा है, प्लस और न्यूट्रल के बीच में भी आकर्षण हो रहा है, और न्यूट्रल के बीच में भी आकर्षण हो रहा है। P का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है बच्चों, N का मतलब न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो पीपी अट्रैक्शन, पीएन अट्रैक्शन और एनएन अट्रैक्शन, ये तीनों ही नाभिकीय बल को जन्म देते हैं, और इन तीनों की वजह से ही नाभिकीय बल आता है। और आपको बता दें, नाभिकीय बल जो है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ही ज्यादा तेज बल होता है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा तेज आकर्षण होता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले बल पर, यानी कि घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल। तो भाई घर्षण आपको कहां देखने को मिलता है? दो सतहों के बीच में। कोई भी दो सतहें होंगी बच्चों, चाहे वो चिकनी हो, चाहे जितनी ज्यादा चिकनी हो, उनके बीच में घर्षण होगा। अगर खुरदरी है तब तो आप जानते ही हैं कि घर्षण होगा। ठीक है, तो सतहों के बीच में, दो सतहों के बीच में घर्षण होता है। अब क्यों होता है, इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूं। जैसे कि आप कोई फोटोग्राफ देखें, एक पिंड जो है किसी सतह के ऊपर रखा हुआ, लेकिन अब आप इसको क्या करिए, माइक्रोस्कोप से देखिए, मतलब लेंस से देखिए, तब आपको ये जो इतना भाग है ये थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। उस बड़े भाग को मैं बनाता हूं, तब आपको ये जो पिंड है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को बड़ा करके दिखाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जब आप इसको बड़ा करेंगे तो फिर काफी बड़ा दिखाई देगा। तब ये ऐसा नहीं होगा, तब ये ऐसा होगा। मतलब कितना भी चिकना होगा,
आपको हाथ से लगाने पे भी चिकना लग रहा है, आपको आंख से देखने में भी चिकना लग रहा है, लेकिन वो कितना भी चिकना होगा फिर भी जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो उसमें उबड़ खाबड़ जब इसमें होंगे तो इसमें भी होंगे, और वही उबड़ खाबड़ जो है वो आपस में हंसने लगते हैं। मान लीजिए कि इधर वाला जो है, ये वाला जो अपना पिंड है वो लाल है, ठीक है, बस केवल समझाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मान लीजिए ये वाला पिंड लाल है, तो जो ये लाल बाउंड्रियां हैं इसकी, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि सब आपस में फिट होती हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन आपस में फिट नहीं होंगी, लेकिन कोई कोई तो फिट हो जाएंगी, और जो जो फिट हो जाएंगी वो पकड़ लेती हैं आपस में, इसीलिए इसको ना इधर खींचने में खींचना आसान होता है, ना उधर खींचना आसान होता है। तो इसी तरह से ये अपनी उबड़ खाबड़ सतह की वजह से कोई भी दो सतह आपस में चिपकने लगती हैं, यानी कि खींचने का विरोध करती हैं, धक्का देने या खींचने का विरोध करती हैं। किसी भी बाहरी बल का विरोध घर्षण कहलाता है, और ये हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता है। किसी भी बाहरी बल का विरोध घर्षण कहलाता है। और याद रखिएगा, घर्षण तभी काम करता है जब चलाने की कोशिश की जा रही हो या चल रहा हो। रुके हुए में घर्षण नहीं होता। रुके हुए में अब तब घर्षण होता है रुके हुए में बच्चों, जब मान लीजिए कि हम लोग धक्का देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चल ही नहीं पा रहा है, उस समय घर्षण होगा। लेकिन कोई चीज रखी हुई है, उसमें कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो घर्षण नहीं होगा, याद रखिएगा। और इसी तरह से कई तरह के घर्षण के नाम भी आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, अब ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग घर्षण पे ही फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों, घर्षण बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो मैंने बताया नहीं, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए तीन तरह के घर्षण होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बल्कि डायनामिक यहां आप लिख सकते हैं, दोनों ही डायनामिक है, लेकिन इधर जो मैं लिखना चाहता हूं वो आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब ध्यान सही है, ठीक है। तो ऐसे तीन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और अच्छा ये रहेगा कि स्टैटिक और रोलिंग को, स्टैटिक और स्लाइडिंग को आसपास लिखा जाए। ये स्लाइडिंग आप कहीं भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नाम लिखते हैं, ये क्या है? स्थैतिक घर्षण। ठीक है, रुका हुआ। और स्लाइडिंग का मतलब है सरती घर्षण, सरतीला घर्षण। ठीक है, और रोलिंग का मतलब है लोटनी, मतलब यहां पे लोट रहे हैं, लोटनी घर्षण। ठीक है, अब तीनों को चित्र से समझाया जाए तो आपको और ज्यादा समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि कोई ये दो सतह हैं भैया, अपना द्रव्यमान रखा हुआ है और इसको यहां से खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है लेकिन ये चल नहीं पा रहा। ठीक है, खींचा जा रहा है लेकिन ये चल नहीं पा रहा। तब उस केस में क्यों नहीं चल पा रहा है भाई? क्योंकि यहां पीछे से फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे जैसे आप F बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे छोटा F भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लगाया हुआ बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण भी बढ़ता जाएगा। तो वह रुका हुआ, इसीलिए F बराबर है, फिर दोनों बैलेंस कर लेंगे, वो चीज रुक गई। लेकिन अब कब तक रुकेगी? ऐसा तब होगा, मान लीजिए एक आदमी है और एक आदमी भरी हुई अलमारी को धक्का देने की कोशिश कर रहा है,
तो भाई नहीं कर पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो तब लेकिन घर्षण जितनी भी ताकत लगा रहा है भाई, उस ताकत का विरोध कौन करे ले रहा है? घर्षण करे ले रहा है। कौन सा? स्थैतिक घर्षण। फिर वो मान लीजिए 10 आदमी आ गए, अब तो चलेगी अलमारी, है कि नहीं भाई? तो 10 आदमी मिलकर धक्का दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? फोर्स जो है हमारी काफी बड़ी। भाई इसको F1 बोल लो, इसको F1 बोल लो। अब की बार पेड़ की ताकत लग रही है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। F2, ठीक है, मोटी ताकत लग रही है यहां पे। F2 इज इक्वल टू F अब नहीं, अब क्या होगा? अब फ्रिक्शन की हार हो जाएगी, तो F2 ग्रेटर देन F यहां पे। समझ रहे हैं बच्चों? तब जब चल गई, फ्रिक्शन ज्यादा मोटा बन गया, तो यानी कि जब चलने लगे कोई चीज तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, यानी सर्पी घर्षण, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक्सपेरिमेंट द्वारा ये देखा गया है बच्चों कि इसको बोलते हैं Fs और Fk, और एक्सपेरिमेंट द्वारा ये देखा गया है कि Fs जो होता है वो स्वयं Fk से ज्यादा होता है। यानी कि जब तक कोई चीज चल नहीं रही है तब तक तो फ्रिक्शन अपनी मनमानी दिखाता है, और जब चलने लगती है तो वो खुद ही अपनी वैल्यू कम कर लेता है। ये बात आपको समझ में आई? ये एग्जाम में आने लायक है कि सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण में कौन सा ज्यादा होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्थैतिक घर्षण ज्यादा। और ये चीज आप महसूस भी करते हो, साइकिल चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं तो स्टार्ट करने में बड़ी ताकत लगती, खूब पेट्रोल खर्चा होता है, या तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका मुकाबला कर रहे होते हैं? स्थैतिक घर्षण। और जब एक बार चल गया, चलने लगा बढ़िया। अब रोलिंग फ्रिक्शन और भी बढ़िया है। यहां पे क्या है भाई? अब पहिए का आविष्कार हो चुका है ना, आदमी अब होशियार हो गया है, तो इन्होंने नीचे पहिए लगा दिए, तो यहाँ पे काम करना और भी ज्यादा आसान होगा, और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी ताकत लगाकर मामले को चला सकते हैं। तो लोटनी फ्रिक्शन में या रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा? पहिए बच्चों हमारे इस तरह घूमेंगे, मतलब पहिए ऐसे घूमेंगे तब ये आगे चलेंगे। तो अब पहिए जब बच्चों ऐसे घूमते हैं, मतलब ये पहिया इस तरह घूम रहा है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इस तरह घूम रहा है, तो पहिया का ये वाला बिंदु जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये बिंदु पीछे की तरफ जाएगा तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए याद रखिएगा, जब लोटनी घर्षण होता है तो घर्षण आगे की हो, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिंदु पीछे की तरफ जाता है लेकिन घर्षण इसको आगे की तरफ विरोध करने का मतलब क्या है? तुम भाई पीछे जाना चाहते हो तो हम तुम्हें आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो F रूलिंग है वो ऐसा। अच्छा, मान लीजिए अलमारी एक आदमी अकेले धक्का देने की कोशिश कर रहा था और अलमारी को नहीं ले जा पा रहा था, बट अगर अलमारी में नीचे पहिए लगा दिए जाए, चाहे जितनी भरी हुई अलमारी है, आपको लगता होगा कि हाँ एक आदमी धक्का देगा तो थोड़ा बहुत तो खसक जाएगी, थोड़ा लुढ़क तो जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और अब मान लीजिए कि 10 आदमी आते हैं, 10 आदमी से बोला गया ये अलमारी को खसका दो, तो 10वां आदमी अलमारी को खसका लेंगे, किसी तरह ताकत लगाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन अगर 10वां आदमी से बोला जाए कि नीचे पहिया भी लगा है अब खसकाओ, तो बोलेंगे अरे क्या बड़े आराम से हो जाएगा ये काम। तो यानी कि हम लोग ये समझे कि लोटनी घर्षण जो है वो स्टैटिक से तो कम होता ही है, स्लाइडिंग से भी कम होता है। याद रखिएगा, स्लाइडिंग से भी कम होता है और काइनेटिक से भी कम होता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सर्पी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्पी, क्योंकि ये भी ऐसा है और ये आ रहा है, ये ऐसा है और ये ऐसा, इसलिए दिक्कत हो रही। तो सर्पी वाला जो है वो कम होता है, स्थैतिक वाला ज्यादा होता है, और लोटनिक जो होता है वो सर्पी से भी कम होता है, तीनों में सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी हम लोगों ने घर्षण की कर ली, और अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी घर्षण पे और बात होगी।